Hello everyone. So in this video I'm going to tell you how to attempt paper, ठीक है? तो एग्जाम हॉल में मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ पेपर को और आप कैसे कर सकते हो आप एक ऑल्टरनेटिव, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा आपका टाइम भी मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है? पहले क्या होता था ना, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट हो जाता था, बट अभी जो सेंटेंसेस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है? सो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो दैट आई टेल यू इन दिस वीडियो। बाकी आप कौन सा सेक्शन पहले कर सकते हो, कौन सा बाद में करना चाहिए, ठीक है, दैट आई टेल यू। और साथ में अप्रोच बता दूंगी। देखिए, जो पिछले मेरे इंग्लिश के वीडियोस हैं उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने कवर किया, इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सेंटेंसेस वाले हैं, ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड ऑल दैट है, तो आप वो जाके देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको जो ऑलरेडी सॉल्व करा दिया मैंने, इडियम्स फ्रेजेस वगैरह जो भी है, तो वो फिर से मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, ठीक है? यहाँ पे बाकी जो बच गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट, दैट विल डिस्कस। और साथ में क्या होता है ना, कभी कभी देखिए जो 120 क्वेश्चन है और आपको बबल्स भी फिल करने रहते हैं, तो कौन से टाइम पे आपको बबल फिल करना स्टार्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट, वो भी हम एक बार डिस्कस, मतलब एक बार मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? सो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जैसे कि जब भी आपके पास पेपर आ रहा है, आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स करो जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। क्या होता है ना, जैसे कुछ टॉपिक्स अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ? मैं स्टार्ट करती हूँ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ये तो हो गया ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। बट ये है आपका, कहाँ गया आपका ऑर्डरिंग सेंटेंसेस वाला, ये रहा। अब ये ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए और अगर आप इसको लास्ट में रखते हो ना और आपके पास टाइम नहीं होगा ना, तो आप हड़बड़ाहट में क्या करते हो ना, ये सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है? पहली बात तो ये है। तो कोशिश करो कि इसको पहले सॉल्व कर लो, ओके? अब आपको क्या करना है, अपने स्लॉट्स को डिवाइड करना है। जैसे कि दो स्लॉट्स में कर लो, पहले का 1 घंटा और नेक्स्ट 1 घंटा, ठीक है? सो जो आपका फर्स्ट आवर होगा, आपको क्या करना है, उसमें आपके जितने भी टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं, जैसे कि आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाले सारे कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आप क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे अच्छे से, ठीक है? बाकी जो छोटे छोटे रहते हैं आपके, लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है, जिनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो आप क्या करोगे, सेकंड स्लॉट पे करोगे, फाइन। और जब 1 घंटे में आप जितना भी कर पाओगे उतना कर लेना। उसके बाद आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, बबल्स फिल करना स्टार्ट कर दोगे आफ्टर 1 आवर, फाइन। तो चलिए पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि हमने पकड़ा पहले ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसमें भी हम चलो सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में इसमें आपको फिर से सॉल्व करा दूंगी, ठीक है? चलिए, मैंने क्या बोला था, अगर आपको सेम सेम आ रहा है तो उन दोनों में से एक होना चाहिए। बट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू और क्यू आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इनमें से कि अब हमें चेक करना है। देखिए, हमें इसको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर तुम इसको पूरा पढ़ने बैठ जाओगे उसके बाद ऑप्शंस देखोगे ना, तो तुम्हारा टाइम चला गया। सो इट्स बेटर है हम रिवर्स अप्रोच आपको अप्लाई करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू हैव टू चेक आर एंड क्यू। चलिए आर चेक करते हैं पहले हम। उसने बोला दैट जो म्यूटेशंस है वो रैंडम होती हैं, चलिए ठीक है। अब आर में क्या बोल रहा है, दैट मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर। अगर वो म्यूटेट करते तो वो कैंसर नहीं करते। क्यू में बोल रहा है द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग आर दिस। आप देख रहे हो, इसमें वो बोल रहा है कि ज्यादातर जो जीन्स होते हैं वो कैंसर कॉज नहीं करते जब वो म्यूटेट करते हैं। बट उसी ने फिर बाद में बोल रहा है कि फ्यू जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं इवन आफ्टर म्यूटेटिंग, म्यूटेट करने के बाद भी। तो ये तो इसी के बाद आएगा ना। सो आर के जस्ट बाद क्यू, क्यू आएगा। सो आ गया आपका आंसर, पहले ही आ गया, फाइन। एक और चीज आप क्या देख सकते हो, उसने बोला है आफ्टर म्यूटेटिंग आर नोन एज ओंकोजीन्स। अब यहाँ पे उसने ओंकोजीन्स को डिफाइन किया। डिफाइन किया इसका मतलब क्या है, इसके बाद ही कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी जिसमें ऑन्कोजीन्स होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इन्होंने ऑन्कोजीन्स की बात किया, तो इसका मतलब है कि क्यू के बाद एस आएगा। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होगा जिसमें एस के बाद क्यू आ रहा है, फाइन।
सो यहाँ से भी आपको क्या हो गया, वैलिडेट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, एस 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 है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसको चेक करें, अब हम पी को चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि एस पी और एस पी आ रहा है। समझ आया, तो हम चेक करेंगे। देखिए ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिवर्सली रिवर्स जाके तुम चेक कर सकते हो, इससे टाइम आपका बच जाता है। तो पहला आ रहा है एस, तो ठीक है, हमें पता चल गया कि जो कंप्यूटर्स हैं अफेक्ट किया है लाइफस्टाइल को, वर्क पैटर्न को, फाइन। अब उसने क्या बोला है, देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, उसने बोला दैट वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे उसने पहली बार ही बात की होगी वर्ड प्रोसेसर की। अब यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर की बात की, इसका मतलब कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है वो इसके बाद ही आएगा, पहले तो नहीं आ सकता, क्योंकि बात ही उसने सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर की यहाँ पे की है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको, ऑन्कोजीन्स वाला, यहाँ पे उसने डिफाइन किया, उसके बाद ही ऑन्कोजीन्स की बात करेगा ना वो। सेम इस पे अप्लाई होगा, तो इसका मतलब आर के बाद पी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है, दैट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी आएगा। अब आर के बाद पी है, इसका मतलब ये दोनों तो होंगे ही नहीं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया फिर। अब हम देखते हैं इन दोनों में से होगा, इसमें भी आर के बाद पी है, इसमें भी आर के बाद क्या है, पी है। अब क्या चीज चेक करते हैं, उसने बोला दैट बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ। इजी बना रही है, स्मूथ बना रही है, उनमें से जो एक है, मींस जस्ट क्यू के बाद आ जाएगा आर, सो दिस वुड बी द आंसर। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन हम ऑप्शंस देखेंगे, पी पी पी। ओके फाइन। इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्या है, सोशल नेटवर्किंग जो ग्रुप है इंडिविजुअल का, ओके फाइन। उसने बोला दैट दीज वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल साइट्स। इसका मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें वेबसाइट्स की बात हुई होगी। When it comes to online social networking, websites are commonly used. क्या बोला उसने, वेबसाइट्स और कॉमनली यूज, इसका मतलब क्यू के जस्ट बाद आर आना चाहिए। तो क्यू के जस्ट बाद आर कहाँ पे है आपका, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, दो आ गया। अब हम एक और चीज देखेंगे, ऑल्दो सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल इन पर्सन स्पेशली इन यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें हैं। फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट मेनी ऑफ दिस ऑनलाइन कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिटी मेंबर्स की बात की है, तो इसका मतलब यही आप क्या करोगे, कम्युनिटी। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स, और कहीं दिख रहा है आपको ऑनलाइन कम्युनिटी, नहीं है ना। हाँ, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, एस, ये आना चाहिए इसका आंसर। ओके, चलिए देखिए अभी इसका ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आया है, जो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को सही लग रहा है मैं तो वो टिक कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म, फाइन। देखिए इसमें भी हम आर आर है, चेक करेंगे इन दोनों को पहले। सो आर है, उसने बोला दैट ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया मार्केटाइजेशन को इन अ वेराइटी ऑफ वेज, फाइन। अब हम क्या चलेंगे, अब पी आएगा कि ऐसा आएगा, पी अगर हम देखेंगे वो बोल रहा है दैट स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग पे। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट रिड्यूस करता है टैक्स लेवल को। अब एक और चीज याद रखिए, उसने क्या बोला, अगर हम पी देखेंगे ना, तो इसके डायरेक्ट बाद प्रेशर की बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता। बट वहीं पे उसने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या प्रमोट किया है, मार्केटाइजेशन को प्रमोट किया है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिड्यूस किया टैक्स लेवल इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, कि इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आए। और मोर ओवर तो बाद में ही आएगा ना, इसके बाद आएगा। सो आपका क्या आ सकता है, आर पी देन क्यू, आर एस पी क्यू वाला आएगा इसमें, ठीक है, आर एस पी क्यू। ओके, नेक्स्ट चले।
सो नेक्स्ट क्या है अपने पास, उसने बोला है इसमें भी क्यू क्यू एस एस, तो हम क्या करेंगे क्यू और एस ही चेक करेंगे। उसने बोला दैट ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड म्यूजिक फॉर्म करते हैं आइडेंटिटी, तो सॉन्ग की बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्यू किसकी बात कर रहा है, दे रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल स्पिरिट, दे मतलब हो सकता है ना सॉन्ग की बात कर रहा है तो दे। वहीं पे उसने बोला द फॉरेस्ट एरियाज, तो डायरेक्ट सॉन्ग के बाद तुम फॉरेस्ट एरिया पे कैसे जंप कर दिए, तो इसका मतलब तुम्हारा इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। नाउ विल चेक आर या पी। अब उसने बोला है कि जो ट्राइबल एरियाज है छत्तीसगढ़ के, वो हमेशा रेजोनेट करते हैं विद द साउंड ट्रेडिशनल। अब हम सॉन्ग्स की बात कर रहे थे तो वही है। अब क्या इसके बाद एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये आंसर होगा, क्यों होगा, आई टेल यू। क्योंकि देखिए क्यू तो हमें पता चल गया पहले आएगा, अगर हम पी लेते हैं पहले, ट्राइबल एरिया छत्तीसगढ़, क्या इसके डायरेक्ट बाद ये वाला छत्तीसगढ़ वाला आ रहा है, पी एस। देन लास्ट इज इनिशियली ट्राइबल सॉन्ग जो होते थे मूवमेंट के लिए होते थे, तो वहीं पे अगर आप लास्ट देखोगे फ्रीडम स्ट्रगल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 66 है, तो इसमें भी आप एस एस है, आर आर है, मतलब हम आर और एस ही चेक करेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है वो, social group wider होता than the family in the social structure of Gond community is the clan. First is your S or R ना, the clan being patrilineal, a man passes on his clan name to his children, कि वो पास करता है clan अपने बच्चों को। वहीं पे उसने क्या बोला है, यूनिलेटर कंसिडर फैमिली मेंबर्स ऑफ विच, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, दैट क्लैन पेट्रीलिनियल क्लैन की बोल रहा है। अब पेट्रीलिनियल है, तो पेट्रीलिनियल क्या ये इसके साथ मैच हो रहा है, दैट इट इज द ओनली द मेल हु ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, पेट्रोनिक बर्ड प्रिजर्व डेथ कैरिड बाय हिज चिल्ड्रन, उसको कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, सो आपका आर तो बनेगा नहीं, आर तो सेंस ही नहीं बना रहा, तो बच गया एस। सो गॉन क्या करते हैं, टर्म यूज करते हैं परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप, अपने ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए। वहीं पे वो क्या बोल रहे हैं, द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड है, बट क्यू के बाद पी, क्योंकि यहाँ पे उसने फैमिली मेंबर्स का जिक्र किया है कि कौन कौन होते हैं, फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, उसके बाद बताएगा ना कि मेंबर्स ये बिलीव करते हैं, तो क्यू के बाद पी आना चाहिए, क्यू के बाद पी आना चाहिए, तो क्यू के बाद पी यहाँ पे है, सो दिस वुड बी द आंसर। ओके, चलिए, सो ये जो क्वेश्चन है 67, तो इसमें वो क्या बोल रहा है, इक्वेटोरियल जोन जो है, एरिया जो है, इतना अबंडेंट प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है कि इतना ज्यादा है, तो इसमें क्या आ सकता है, या तो आर है या तो आर ही होगा, पहले हम आर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने आर चेक किया, तो इन दोनों में से एक देखेंगे पहले कि दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू इक्वेटोरियल बेल्ट, ये तो ये सही लग रहा है। ठीक है, कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें कि स्टार्टिंग में आ सकता है, और साथ में यहाँ पे भी ज्यादा प्रेसिपिटेशन की बात की थी, यहाँ पे भी उसने यही बोला। ठीक है, सो अब देखते हैं क्यू की एस। अब देखिए डायरेक्ट इसके बाद उसने बोला ओवर द लैंड एरिया मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन अकर करती है, थंडरस्टॉर्म और वेरी फ्रीक्वेंट होती है, ये तो कुछ नहीं बना। इसमें एक चीज देखिए, इसने असेंडिंग एयर करंट्स बोला है, बिकम इंटेंसिफाइड। यहाँ पे देखिए वो बोल रहा है कि जो ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज होती है और अपवर्ड मोशन में जाती है, तो अपवर्ड मीन्स असेंड हो रही है वो। ठीक है, तो इसका मतलब एस के जस्ट बाद आपका क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, तो इसके जस्ट बाद क्या है, पी, दैट इज योर बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी काम आ गई। ओके, नेक्स्ट वी हैव 68। 68 में भी अगर आप देखोगे क्यू और क्यू है, पी और पी है, मतलब हम दोनों चेक करने पड़ेंगे हमें, क्यू बी पी बी। उसने बोला जो पीरियड है ब्रांड किया उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। ठीक है, अब क्यू में था आपका इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज, और पी था आपका अ डेफिनेट पोलराइजेशन हो गया। देखिए पीरियड की बात कर रहे हैं तो इट मार्क आएगा, ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्यूडलिज्म का, ये। ठीक है, अब उसने क्या बोला, दैट अ डेफिनेट पोलराइजेशन हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, हमें पता चल गया, तो हम पहले इसी को देखेंगे पूरा, क्यू, क्यू वाला देखेंगे। ठीक है, तो क्यू में से हो सकता है, अब हम देखेंगे आर आएगा पहले कि एस आएगा, तो उसने बोला है दैट कि कैपिटलिज्म आया, मेड इट प्रेजेंस। अब कैपिटलिज्म है, इसका मतलब कैपिटलिज्म की बात करेगा,
इन द कैपिटलिस्ट मोड ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे उसने वेजेस की बात की है। यहाँ पे अगर वो वेजेस की बात कर रहा है तो लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो, उसने बोला था दिस वेज वॉज हाउ एवर नॉट इनफ। तो इसका मतलब है कि लास्ट में आपका कौन सा आएगा, आर। तो लास्ट में आर कौन सा है, ये आंसर विल बी दिस। ओके। सो आप एक तरीके से नहीं सोच सकते, आपको तीन चार तरीके से ये सोचना पड़ेगा, उसी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। सो आपको ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करना है। वहीं पे अगर आपके यहाँ आर और एस है, इसमें हम आर और एस चेक करेंगे पहले। उसने बोला है एग्जिस्ट करते हैं क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। हम देखते हैं आर और एस। उसने बोला है क्लाइमेटोलॉजी ऑन द अदर हैंड। अब अदर हैंड इसका मतलब स्टार्टिंग में तो ये चीज आएगी नहीं, तो बचता है ये मटीरियोलॉजी जो है फिजिक्स का, लोअर एटमॉस्फेयर स्टडी करता है इंडिविजुअल फिनोमिना को। वैसे भी इन्होंने मटीरियोलॉजी सबसे पहले बोला तो उसी को डिफाइन करेगा पहले, तो एस वाला आ गया। अब पहले पी की क्यू। अब ये फंक्शन बता रहा है क्लाइमेटोलॉजी का, ये बता रहा है आपको। अब क्लाइमेटोलॉजी वाला तो क्लाइमेटोलॉजी के बाद ही आएगा ना, इसका मतलब आर के बाद क्यू आएगा, तो आर के बाद क्यू यहाँ, तो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोप वाज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कल्चर। चलिए पहले ये देखते हैं, अगेन वील चेक क्यू और एस ही देखेंगे। उसने बोला है 18th सेंचुरी, लास्ट में अगर आप देखिए you'll फाइंड कि उसने क्या लिखा है, 18th सेंचुरी लिखा है। वहीं पे अगर आप क्यू देखोगे तो उसमें बोला है दैट दिस सेंचुरी सॉ, तो ये ज्यादा रेलिवेंट बन रहा है। वहीं पे अगर आप एस देखोगे तो उसने डायरेक्ट बोल दिया ट्रीटी ऑफ पेरिस ब्रॉट टू एंड ऑफ द 7 ईयर वॉर, तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्यू में से होगा। अब एक और चीज देखिए, उसने बोला है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ जिसकी वजह से एंड हुआ। हाउ एवर ट्रीटी ऑफ पेरिस उसको पीस नहीं ला पाया, इसका मतलब एस के बाद आर होना चाहिए। क्या इसमें एस के बाद आर है, नहीं है, तो एस के बाद आर तो इसी स्टेटमेंट में है, तो आंसर वुड बी दिस। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, समझा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सेम अप्रोच आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है ना, ये वाला आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे भी आप यही सेम अप्रोच यूज कर सकते हो। तो इसमें भी आप क्या करोगे, क्यू क्यू चेक करोगे पहले, देन उसके बाद आप एस एस चेक करोगे। ठीक है, तो दो आपको करा दे रही हूँ, बाकी आप कर लेना। सो इसमें क्या है, क्यू है, उसने बोला वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी विच, पी आएगा कि आर, विच के बाद वाइल तो कोई सेंस ही नहीं बना, बचा कौन सा, विच वॉज ग्रेजुअली इनगल्फिंग द सोसाइटी विद इट्स कमिटमेंट। देखिए अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि इन दोनों में से चेक करना, आपको चेक करना है, कभी कभी वो सेंस नहीं बनाता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये चीज काम करती है, बट एक आधा नहीं करेगा, तो आपको पूरा इसको ऑर्डर में लगा के एक बार चेक करना है कि ये ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस एस चेक किया आपने, एस क्या था, कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम ट्रीटेड नॉट merely एज एन इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी, इज नॉट मेयरली ना ही, ना कि सिर्फ, नॉट मेयरली के साथ क्या आएगा, बट आएगा कि नहीं आएगा। नॉट मेयरली एक इको इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं, बट एक आइडियोलॉजी भी है, तो इसके बाद क्यों आना चाहिए आंसर। स्पेसिफिकली वन दैट डिफेंड करती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, एम्फसाइज करती है वर्च्यू ऑफ कंपटीशन एंड सजेस्ट करती है दिस। फाइन। अब इसमें भी आप पी और पी चेक करोगे। पी क्या है, द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट merely एंटी डिस्क्रिमिनेटरी ही नहीं है, बेस्ड ऑन द assumption ऑफ न्यूट्रलिटी of the state towards all citizen, nor are they defined to individual as bearer of rights। ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसमें भी आप एस और एस चेक करोगे। इसमें बोला द पेंडेमिक ईयर वाज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी। पेंडेमिक ईयर जो था वो चैलेंज था यूनिवर्सिटी के लिए, बट 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 फिर भी उसने क्या किया, इट टुक इट इन स्ट्राइड, पुलिंग थ्रू इनफ इनफ इनोवेशन किया टू इंश्योर दैट जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू चले सीमलेसली। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका एस था, एस के बाद क्यू, तो ये आंसर। नेक्स्ट इज प्रोस्क्राइब्ड वाला हैड द स्लाइटेस्ट हिंट टू एनी सेडिशियस इंटेंट। इसमें भी आप पहले एस और क्यू चेक करोगे। एस में बोला इन द बंगालिक पब्लिक थिएटर ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यू टू बी
और क्यू देखो, क्यू बोल रहा है द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, यहां से लग रहा है कि स्टार्ट हुआ है। उसने बोला कि जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है इफेक्टिवली मार्क द एंड ऑफ डायरेक्ट, एंड किसका, और डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म का। तो क्यू के बाद आर, तो यहीं पे है। एक्टिविज्म हुआ, व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, कहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया था, इन द बंगाली। कंटिन्यू टू बी प्रोस्क्राइब्ड, बी आ रहा है ना, प्रोस्क्राइब्ड है तो। नेक्स्ट वी हैव इज मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज मी मीन द मल्टी पार्टी। इसमें भी आप ऐसे चेक करोगे, उसने बोला that systems are so dominated by the political center that they के बाद क्या आएगा, they a final moderation तो नहीं आएगा, तो they are unable होगा। तो इसका मतलब s के बाद, डायरेक्टली s के बाद r आएगा। अब डायरेक्टली s के बाद r कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपने देखा इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस था, जहां पे आपको s और s में से आंसर नहीं आया, इसीलिए मैं बोलती हूँ इसको चेक करने के लिए आपको देखना पड़ता है, इससे टाइम थोड़ा सा बच जाए उस वजह से देखना होता है, ठीक है। सो s के बाद डायरेक्ट आ रहेगा। ये भी अप्रोच ही है आपकी कैसे सॉल्व करना है। इवन आफ्टर एन ऑफेंस, इसमें भी हम पी चेक करते हैं। पी क्या बोल रहा है, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस, एस के बाद क्यू, प्रोविजंस हैं वुमेन के लिए ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल्स और प्रोसीजर्स, एस क्यू आर। देखो इनमें से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब आंसर की क्या देगा पता नहीं। देखिए जब भी आप कंफ्यूज होते हो ना दो में और आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि क्या हो सकता है, कभी कभी इंट्यूशंस बता देती है। अगर नहीं बता पा रही है तो प्लीज इसको छोड़ भी सकते हो आप क्वेश्चन को, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे करके आने, जहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, नहीं लग रहा है, तो छोड़ दो उसको। नेक्स्ट इज सिमिलर कंटेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू। इसमें भी आप क्यू देखोगे पहले, द थिएटर मैनेजमेंट अप्रिशिएट किया था, ठीक है। किसको अप्रिशिएट किया, पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स एंड emphasize किया staging plays with similar content। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, Q। सुप्रीम कोर्ट वाला है, इसमें P आएगा या ऐसा आएगा। तो उसने बोला दैट सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी, ठीक है, P आ सकता है। अब S बोल रहा है प्रोफाउंडली, कहीं से स्टार्ट हो रहा है ये, कहीं से भी नहीं, बीच में से लग रहा है ये सेंटेंस, तो S तो हटा दो। अब देखते हैं हम ये P के बाद एस बन रहा है कि आर बन रहा है। देखो द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मेजेस्टी प्रोफाउंडली द सिमेंटिक, नहीं कुछ नहीं बना। बट हाँ द सुप्रीम कोर्ट अपनी मेजेस्टी और मैग्नानिमिटी में एक्सपाउंड किया कि स्वीप ऑफ कर दो आर्टिकल 21 को। सो पी आर एस क्यू आंसर। नेक्स्ट अपने पास है, इसमें भी क्यू क्यू चेक करेंगे हम। वन ऑफ दीज इज दैट इन फोकसिंग ऑन द, वन ऑफ दीज focusing on the legitimacy of political, पॉलिटिकल क्या हो सकता है, पॉलिटिकल ऑफ अनपॉपुलर पॉलिसीज या पॉलिटिकल रिजीम। तो ये आना चाहिए, क्यू के जस्ट बाद एस आना चाहिए। तो क्यू के जस्ट बाद एस इधर ही आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा। सो दिस वुड बी द आंसर। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने करा दिया, कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो आप देख लेना। इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। बाकी ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है ये आप क्या करना, कोशिश करना आप नेक्स्ट हाफ में कर लो, ठीक है। 1 घंटा होगा। ये जो आपके एरर डिटेक्शन है ये सब आप कर लो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हो आप। टाइम सेव करके कैसे कर सकते हो पिछले वीडियो में बताया था। आगे एंटोनिम्स मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लोज कॉम्पोजिशन। अच्छा क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। ये भी आप देख सकते हो कि जब आपका कॉम्प्रिहेंशन जो भी आपकी सेंटेंसेस वाला है वो अगर कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, क्लोज कॉम्पोजिशन कर लो। क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी, प्रोग्राम, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली। इजी था। इंग्रेडिएंट तो नहीं होंगे, पीसेस तो नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट भी इंग्रेडिएंट ही होता है आपका। दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो अपोज तो नहीं करेंगे, इफेक्ट भी नहीं करेंगे, फेमिलराइजिंग तो कुछ बना ही नहीं, तो इन्फ्लुएंसिंग आ गया।
नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। देखिए जब भी ये वर्ड होता है इसको यहाँ पे डाल के देखिए आप। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम। चेंज हुआ कहाँ पे? चेंज फ्रॉम डैश टू ब्रॉड। अब चेंज कर रहा है तो डैश से ब्रॉड, तो ब्रॉड का उल्टा क्या होता है? नैरो। सो दिस वुड बी आंसर। एम्स। एम करता है किसके लिए? फॉर। एम फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिन विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मे इन, कभी कभी जिसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होता है वो मे इन द प्रोसेस, प्रोसेस में क्या हो जाते हैं? गेट डैश। तो मतलब डाउन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? टर्न्स इनटू तो नहीं आया, डाउन की बात कर रहा है। सो दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। समझ आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा है तो छोड़ भी सकते हो आप, एक आधा छोड़ दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आइडियोलॉजी ऑल्सो अंडरगो चेंज। ये अंडरगो तो आप हमेशा पढ़ते ही आते हो, कहीं पे भी देखोगे तो अंडरगो चेंज। नेक्स्ट इज वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम आर इवॉल्व्ड टू। देखो टू है तो टू के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मोबिलाइज आएगा, मोबिलाइज्ड नहीं आएगा आपका। और वैसे भी देखिए मैं कुछ मैच्योर तो बना ही नहीं। दे डैश द मोमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर आप लोग को लंबे समय तक कोई चीज लेके जानी तो आप सस्टेन ही करोगे ना उसको, सस्टेन करोगे। नेक्स्ट इज लीडरशिप। हाउ इनिशिएट, वेयर इनिशिएट, विच इनिशिएट। वो लीडरशिप जिसने इनिशिएट किया। नेक्स्ट इज मूवमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन। क्रूशियल रोल इन, आप देख रहे हो assumption, सुपोजिशन, सुपरसेट एक जैसे है, यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग है। अगर आप पढ़ के भी देखोगे, हम कभी भी इन है तो इन के बाद हम assumption है, इन assumption, मतलब हार्डली हम ज्यादातर आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है। क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग, इन डूइंग, यही बोलते हैं ना। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ रहा है आपका? आर्टिकुलेटिंग। सो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान में देनी है, बोल के देखिए वहां पे। ठीक है। और ये बहुत इजी होता है, ये जल्दी हो जाता है आपका। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में क्या होता है? अब मैंने आपको कुछ रूल्स वाली भी एक वीडियो लाई थी, उसमें बताए थे कौन कौन से रूल्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछ चुका है वो। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है। तो उसने बोला वो परसिवर्ड रहा, काम करता रहा, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी फिर भी, तो ये तो गलती हो गया। ही वॉकड स्लोली, वो धीरे धीरे चला, डैश इज बैंडेज लेग, किसकी वजह से? बैंडेज लेग की वजह से। दो ऑल्दो तो कुछ हुआ नहीं, इन स्पाइट ऑफ तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि। ही एक्सेप्टेड द कार, उसने कार एक्सेप्ट की, डैश हिज क्लेम फॉर 50,000, इतने के क्लेम के बदले होगा ना, बदले होगा। इन स्पाइट ऑफ तो नहीं, डिस्पाइट ऑफ तो वैसे भी नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ तो कुछ सेंस ही नहीं बना, इन ल्यू ऑफ। I'll phone you sometime in the afternoon. In the, यहाँ पे in क्यों किया? जनरली हम at the evening, at evening, at afternoon बोलते हैं, बट यहाँ पे the आया है तो इसलिए क्या आ जाएगा? In the afternoon। the afternoon स्पेसिफिकली बोल दिया उसने। He raised several questions, बहुत सारे उसने क्वेश्चंस पूछे। He raised, तो यहाँ तो concerned फॉर आएगा या विद, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो अब पता नहीं क्या दिया होगा, बट आई थिंक कंसर्न्ड फॉर हो सकता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो मेरे को कंसर्न्ड फॉर लग रहा है। नेक्स्ट इज ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर ही लिखोगे ना, ये तो इजी था। ओके, डैश हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड अ हेवी लॉस। इन फ्रंट ऑफ तो पता है, इंस्टेड ऑफ तो पता है, ये दोनों तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता। उसने नेग्लिजेंस किया है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑन अकाउंट ऑफ। देखिए अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो, यही क्वेश्चंस होते हैं जो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज डैश द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड। रिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस कुछ बना, रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस कुछ बना, नॉट विदस्टैंडिंग तो है ही नहीं है, तो कंसीडरिंग द रेजिस्टेंस। डैश हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, किसकी वजह से? इलनेस की वजह से। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इन कॉन्सिक्वेंस टू, तो ये दोनों ही आपके आ सकते हैं, दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड इन कॉन्सिक्वेंस टू। मेरे को लगता है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बाकी तो
ऑफिशियल आंसर की बताएगी। नेक्स्ट वी हैव इज डैश रोप लैडर्स दे स्केल द वॉल। रोप लैडर की वजह से वो वॉल पे चढ़ गए। बाय मीन्स ऑफ। इजी था ये तो। ठीक है। नेक्स्ट वे इज कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो इसको जल्दी जल्दी से आप क्या कर सकते हो, पेपर में फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही इज डिलिजेंट। डिलिजेंट है देयरफॉर। देखो यहाँ पे ऐसे कंडीशन वाला कुछ आ जाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका क्या रहता है, फ्यूचर में आता है टेंस। साथ में उसकी पॉजिटिव चीज है ना, डिलिजेंट है। और एक और चीज बताऊं आपको, यहाँ पे भी एक सेम सेम सक्सीड सक्सीड की बात कर रहा है, ही विल सक्सीड या ही सक्सीड, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो ही विल सक्सीड आएगा, कि ही इज डिलिजेंट तो वो सक्सीड हो जाएगा। अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, उसने बोला फॉर्चुनेटली मीन किस्मती से, ओनली फ्यू हर्ट, समबडी वाज हर्ट, नोबडी वाज हर्ट, कोई भी हर्ट नहीं हुआ। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, ईच ऑफ द स्कॉलर, ईच है तो सिंगुलर लगेगा। ठीक है। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, जो मैंने कराई थी रूल्स वाला, उसमें बताया था कि ईच जो है वो सिंगुलर लेता है, तो सिंगुलर क्या आता है, हैज डन वेल। नेक्स्ट इज ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स। ईदर मतलब कोई एक ब्रदर की बात कर रहा है। दो ब्रदर्स, ईदर यूज करते हैं दो के लिए। ठीक है। ईदर और जो होता है वो दो के लिए हम करते हैं, तो ईदर ऑफ द ब्रदर्स, तो मतलब ये तो एक की बात की है ना। जैसे हम वन ऑफ द फ्लावर्स या कुछ भी, तो वन है तो मतलब इसके साथ सिंगुलर लेगा ये। आस्क्ड है, वॉज में जाएगा, वॉज एट होम। नेक्स्ट इज वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि वन हमेशा अपने साथ जो लेगा वो वंस ही लेगा, प्रोनाउन जो लेगा वो यही लेगा, वंस लेगा। सो वंस गुड नेम। एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री सो ही हैज द राइट टू वोट। इजी। नेक्स्ट इज नो सूनर। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर नो सूनर है, कुछ देखने की जरूरत है, देन ही लगेगा उसके साथ। फॉर्चुनेटली द न्यूज, देखो न्यूज अपने साथ क्या लेता है, अनकाउंटेबल है, और ये अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। सो वर तो आएगा नहीं। फॉर्चुनेटली द न्यूज वॉजंट एज बैड। When I was on holiday, my whole luggage was stolen, my part luggage was stolen, all my luggage was stolen. इसमें एक और मैं आपको चीज बता दूं, वो क्या है कि कभी भी माई ऑल लगेज नहीं आता, ये नहीं आता। दैट इज ऑल माई लगेज वॉज स्टोलन। वॉज क्यों लगा, क्योंकि लगेज को हम एज अ सिंगुलर लेते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज आई गॉट अप वेरी अर्ली। मैं बहुत अर्ली उठ गया, बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी, नॉट अर्लियर। जैक गॉट अप इवन अर्लियर, कंपैरिजन है तो ये आ जाएगा। चलिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है आपका कॉम्प्रीहेंशन है। देखिए कॉम्प्रीहेंशन में क्या आंसर दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा। अभी तो वैसे तो ससेप्टेबल ही रहते हैं कि यार ये आंसर हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मेरे को समझ आया उसके अकॉर्डिंगली आई टेल यू। ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन में आपका गलत होगा ही होगा। देखो एक दो तीन क्वेश्चंस गलत होते होते हैं, उसमें आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपके सारे के सारे ही ठीक हो, वैसा तो नहीं होता है। तो देखते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से पहले यू नीड टू रीड क्वेश्चंस विद ऑप्शंस। फाइन। क्या करेंगे हम इसमें, पहले देखेंगे कि आइडिया ऑफ ट्रुथ इन द पैराग्राफ। क्या है आइडिया ऑफ ट्रुथ, पढ़ोगे आप तो आपको समझेगा। इसने बोला हुआ है डिवाइनिटी की कहीं बात ही नहीं की है। तो उसने ये चीज बोली कि जो ट्रुथ है वो आप बोल सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो कन्वीनियंटली जब तुम चाहो। ठीक है। बाकी ये देखिए, ये आपका क्या होता है ना, जो आपको डायरेक्ट लिटरल सेंटेंस ऊपर दिख रहा है और सेम अगर आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो वो कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं होता है। नेक्स्ट इज व्हाई डू मेन लव लाइज। क्यों, देखो बट फॉर द लाई से, सिर्फ झूठ बोलने के लिए बोलना है, इसलिए फॉर द सेक ऑफ लाइज। किसके साथ मेटाफर कौन सा है, तो ये तो इजी था, यहाँ पे ही था कि डायमंड्स और पर्ल्स के साथ इन्होंने क्या किया है, उसको कंपेयर किया है। इजी था ये। उसने बोला ट्रुथ इज नेकेड। उन्होंने ट्रुथ को पर्सोनिफाई किया है, मतलब जैसे आप एक पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो वैसे ही उसको किया, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ ट्रुथ वर नॉट मिक्स्ड विद लाइज। अगर ट्रुथ को आप नहीं करते मिक्स विद लाई तो क्या होता,
देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर, ट्रुथ वुड बी क्लियर होता, अनडाइल्यूटेड होता, लाइज वुड नो लॉन्गर बी नेसेसरी। तो इन दोनों में से एक हो सकता है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए आपका डी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। उसने बोला दैट अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो लीगल लिटरेसी क्या है। अब लीगल लिटरेसी अगर आप पूरा ये देखोगे ना, इसने सिर्फ कस्टम्स के बारे में, लीगल के बारे में बात की है। सो अंडरस्टूड करता है सोशल कस्टम एंड जस्टिस, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर तो है ही नहीं है, अनजस्ट ह्यूमन बीइंग जस्टिस, इन्वायरमेंटल वाला तो कहीं पे भी नहीं था। सो दिस वुड बी द आंसर। एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू, क्या करना चाहिए एज अ सिटीजन? क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल को प्रायोरिटी, देखो जो भी चीज एक्सट्रीम होगी ऑप्शन में वो तो कभी नहीं होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को प्रायोरिटी दे रहे हो या सिर्फ कल्चरल को प्रायोरिटी दे रहे हो, ये नहीं होगा। सो बैलेंस की बात है, जहां पे भी बैलेंस की बात है, पॉजिटिव चीज की बात है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर वही स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अबव पैसेज मेरे अकॉर्डिंग तो लीगल लिटरेसी होना चाहिए, बाकी आंसर क्या है पता नहीं, आंसर की बताएगी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द राइटर जो डाइवर्स कॉम्बिनेटरी है। डाइवर्स मीन्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो इसमें पॉजिटिव है तो उस चीज में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें बोल रहा है अवॉइड करना नहीं होगा, नेग्लेक्ट करना अवॉइड करना नहीं, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसने बोला है कि प्रोसेस है जो लीगल में इवॉल्व होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट ये हो सकता है इनटू कॉम्पिटेंट लीगल मैकेनिज्म। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसने बताया है कि रिस्क लेना, एट द सेम मोमेंट पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टम है, डिजाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट, रेजिस्टेंस के क्लोजेस्ट कौन सा? डिफेंस ऑब्वियसली, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, यही है जो नेगेटिव है कि क्लोज है। ऑड वन आउट, डिफेंस, ये तो इजी था। तो इनमें से दो तीन क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, और वैसे भी ऑफिशियल आंसर की नहीं आए तो वेरी हो सकता है कुछ कुछ आंसर्स, ठीक है, एक दो तीन चार जो भी है आंसर वेरी कर सकते हैं। बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही गया यार, इसको इतना टाइम नहीं लगता इंग्लिश को, ठीक है। आपका 2 आवर्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बट आपको देखना आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, पेपर को अप्रोच करते हो। देखो पढ़ते सब लोग हैं, सब पढ़ के आए होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, पेपर देने बैठते हो, तो आपको क्या हो जाता है, कुछ एंग्जाइटी में आ जाता है, कुछ उसको कई तो लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये सब चीजें एंग्जाइटी आपको दिमाग में लानी नहीं है, काम कूल माइंड से आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। अप्रोच जो है वो आपको देखना है कि आपको कैसे अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आपका पार्ट ऑफ स्पीच रह गया, वो मैं आपका याद देती हूँ। द आर्टिस्ट इस नाउन है ना, तो नाउन के साथ नाउन तो नहीं लगेगा। आर्टिस्ट ने pranced अराउंड, मतलब कुछ काम करने की बात हो रही, कोई तो एक्टिविटी है, सो दैट वुड बी वर्ब। नेक्स्ट इज पुट द फॉर्क एंड इन द, जब भी कोई पोजीशन की बात कर रहा है, कहाँ पे, इन, अंडर, अप, जो भी है, सो दैट वुड बी योर प्रेपोजिशन। शी केम स्लोली, ली लग रहा है साथ में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या रहता है, एडवर्ब रहता है। मैं फिर बोल रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब रहता है। एक और चीज क्या है, केम वर्ब है, वर्ब के साथ उसको और इनहेंस कौन कर रहा है, एडवर्ब, सो ये आ जाएगा। जब भी ऐसे आते हैं ना कुछ, वाओ, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज दे आर ऑल गोइंग, तो ये तो इजी था, प्रोनाउन है आपका। सन शोर थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, अब क्लाउड जो है वो नाउन है, नाउन के बारे में जो बताता है दैट इज योर एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। प्रिंसिपल इज प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, ओवर है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, प्रेपोजिशन। जब भी कोई प्लेस पोजिशन की बात कर रहे हैं तो दैट वुड बी योर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट इज कैश मशीन परमिट कर रही है, मतलब कोई काम कर रही है, सो वर्ब आएगा। सो नेक्स्ट अपने पास जो है ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन, दैट नोवेल इज लूजली बेस्ड, सो दिस इज अ वर्ब, ठीक है, ये वर्ब है हमारा, तो लूजली है, वैसे भी एल वाई, मैक्सिमम बार जो एल वाई वाले होते हैं दैट इज योर एडवर्ब। नेक्स्ट, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम, सो प्ले टाइम क्या है यहाँ पे आपका, नाउन है, इज वेरी लिमिटेड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके रह गया ये।
Another version of the play based on the text was reenacted successfully after the prosecution and eventual dash of enacting. डैश ऑफ इनैक्टिंग क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हो सिमिलैरिटी प्रोस्क्रिप्शन एंड प्रोस्क्राइबिंग। ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे ऐसे भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई मतलब नहीं पता, कुछ नहीं पता। सो प्रोस्क्रिप्शन एंड प्रोस्क्राइबिंग है, इन दोनों में से होना चाहिए। अब खुद बताओ, एन इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन ऑफ होगा या प्रोस्क्राइबिंग ऑफ होगा? सो एन इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन ऑफ एनैक्टिंग द प्ले। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना, सेकंड वाला। नेक्स्ट वी हैव इज रवि मेंबर, जो रिमेंबर द ईयर व्हेन देयर वाज अ, कैसा फ्लड होगा? डेvastating, easy. Now Davis is not sure whether he should dash the forest house after dark. Leave. He should leave the forest house. Left तो नहीं, stay तो नहीं आएगा. Next says they dash as responsible people. They behaves नहीं आएगा because ये singular के साथ यूज होता है. They behaving, तो they behaving तो कुछ नहीं होगा. They are होता है अगर हम tenses तो देखें. They believe as तो नहीं होगा. They behave. Next is criminal law has taken long dash. क्या लिया होगा? long. long stand तो नहीं होगा. walk. long walk, लंबा समय ले लिया. aside भी कुछ नहीं बना. many laws जो है have been made, बनाए गए हैं to deal with the problems of, कौन सी problems के साथ? जो भी offenses किए जाते हैं, terror, criminal और difficulty, जो भी offenses किए जाते हैं against women. most appropriate यही रहेगा. Next we have is the person purchase करता है goods and services for commercial purposes will also not come under. Come under the purview of, हम बोलते हैं ना कि ये इसके purview में नहीं आता है. The emergence of a sovereign Indian nation was dash on the notion of equality. जो emergence है आपका sovereign Indian nation का, वो क्या है? वो promise किया गया था equality के नाम पे. Manipur, the most important piece of literary work that continues to dash, जो continue करता है dash, install a sense of patriotism. Women's autobiography in the post-independence period can be seen, क्या seen as a, देखी जाती है as evidence of their literary interest, कि उनका literary में interest था. ठीक है, बाकी हमने कर दिया, मैंने बता दिया आपको कैसे अप्रोच करना है. आई होप, और बाकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर डिटेक्शन, ये सब ऑलरेडी मैंने करा दिया है. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कीजिए. इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आप छोड़ सकते हो, कौन से ऐसे जो अटेम्प्ट कर सकते हो. वैसे मोस्टली आप इंग्लिश में 110 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने ट्रिक्स वगैरह यूज कर रहे हो. आप ट्रिक्स भी नहीं बोल सकते, बट इट्स अ लॉजिकल रीजनिंग हम बोल सकते हैं, लॉजिकल गेसिंग आप बोल सकते हो. ठीक है, लॉजिकली कैसे सोच के कैसे अटेम्प्ट, देखो पेपर को अटेम्प्ट करना इज ऑल्सो एन आर्ट. ठीक है, कभी कभी हमने बहुत सारा पढ़ा होता है, बट पेपर में हम क्या कर देते हैं ना कि सब हौच पौच कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अटेम्प्ट कैसे करना था, क्या चीज पहले सॉल्व करनी थी, क्या चीज बाद में सॉल्व करनी थी. उस वजह से हम क्या कर देते हैं, टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, पेपर भी खराब हो जाता है. इसलिए जो चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके लिए आपको शांत दिमाग चाहिए, वो फर्स्ट आवर जो रहता है आपका स्लॉट रहता है, उसमें कंप्लीट कर, जितना होता है उतना कर लीजिए. बाकी का जो 1 घंटा रहता है, जितने भी आपके इजी से स्लॉट हैं या जो जल्दी हो जाते हैं, वो उसको कंप्लीट कीजिए. और आफ्टर 1 आवर्स स्टार्ट फिलिंग योर बबल्स. ठीक है, और जो आपका लास्ट 1 आवर होगा आपका, उसमें क्या करो, साथ साथ में बबल्स फिल करो. ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू सो मच.